तो बेटा वो आगे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग कुछ डेफिनेशंस लिख के चलोगे साथ में, जो हमने पूरी वर्किंग पढ़ी उसकी, उसमें जो जो टर्म्स आए उन चीजों को हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, आप सब लोग नोट करें मेरे साथ। एंड द पॉइंट इज, इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो बेटा यहां पर एक बात स्पेशली याद रखें आप लोग कि हमने देखा था कि जिंक रॉड को हमने जिंक आयनों के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था, एक अलग वेसल बनाया हुआ था, और उस वेसल में ही हम लोगों ने देखा कि जिंक जो था वो ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन के अंदर आ गया। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद में Zn2+ में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक को मैं रिड्यूस्ड फॉर्म और Zn2+ को मैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं बेटा? क्या बोल सकता हूं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोड होता क्या है, पहले आप इसको समझ लें एक बार। When a substance is kept in contact with aqueous solution of its ionic form, या हम ऐसे बोल दें, और या हम ये कह सकते हैं when oxidized and reduced form of a substance come in contact in aqueous solution, then these acquire a potential। आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कह सकते हो, अभी बाद में हम पोटेंशियल बोल दिया करेंगे। चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्वायर मींस चार्ज आ जाता है उनके ऊपर। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, such a couple is called redox couple और इलेक्ट्रोड। ये होता है बेटा इलेक्ट्रोड। अब इसमें हम यहाँ पर इसको सिंबल में कैसे लिखते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है। ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म आर सेपरेटेड बाय हाइफन स्लैश। चलो मैं स्लैश लिख देता हूं, बाय स्लैश, या तो आप इससे इसको अलग करोगे और विद अ वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन से आप दोनों को अलग रखोगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से आपका सिंबल हो गया इलेक्ट्रोड का। क्या हो गया बेटा, ये सिंबल है इलेक्ट्रोड का। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक जो था वो सॉलिड कांटेक्ट में आया Zn2+ के में,
तो हम इसे बोलेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे इसको हम बेटा? और जिंक इलेक्ट्रोड जो है इसका ये सिंबल है Zn, वर्टिकल लाइन या स्लैश, और आगे ये लिखना पड़ता है, ये सॉलिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये मेंशन करना पड़ेगा। एक्चुअल में यहाँ पर वर्टिकल लाइन जो होती है वो फेज डिफरेंस को बताता है कि दोनों चीजें अलग अलग फेज में हैं, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना सकते आपस में, इनका फेज अलग अलग है। ओके बेटा, वेरी गुड। और अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल जो हमने कॉपर का लिया था, तो वहां भी हम ये लिख सकते हैं कि कॉपर आयन जो था Cu2+ जो एक्वस सॉल्यूशन में था वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। आप ये मत सोचा सर ये आगे पीछे कैसे लिखा है, कोई भी कहीं भी लिखो, मतलब दो अलग अलग स्टेट है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक सॉलिड है, दोनों फेज के बीच में हमने एक वर्टिकल लाइन खींची हुई है, इसको हम बोलेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो लैंग्वेज है वो समझ में आ गई आपके, कि अगर मैं किसी सबस्टेंस को उसके आयनों के कांटेक्ट में रखूं, सबस्टेंस को उसके आयनों के एक्वस सॉल्यूशन में रखूं, या आप ये कह दीजिए कि जिंक यहाँ पर जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है, जिंक क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्म। और Zn2+ क्या है? जिंक की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के बाद बनी है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। ऐसे ही Cu2+ है, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बनेगा। या आप ये कह दीजिए कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हुआ है 2+, तो ये हो गया आपका रिड्यूस्ड फॉर्म। तो अगर आप किसी भी सबस्टेंस की ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म को, या ये कह दो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को एक्वस सॉल्यूशन में डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हो, तो इन पर हमेशा एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, हमेशा इन पर एक चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से मैं इन दोनों के इस कपल को क्या बोलूंगा? रिडॉक्स कपल बोलूंगा, या इसको एक नया नाम दिया हमने इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए हम या तो स्लैश का यूज करते हैं, या दोनों फॉर्म के बीच, दैट इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म के बीच में वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। रियल में ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन ये क्या करती है? ये यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट फेजेस, सबस्टेंस ऑफ सबस्टेंस, जो सबस्टेंस जो अलग अलग फेजेस में हैं उनको दूर करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है, ये बताने के लिए कि दोनों के बीच में एक होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बन सकता, दो अलग अलग फेज हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं पर आपस में मिलकर के मिक्सचर या सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब ये जो इलेक्ट्रोड है दोनों, इन दोनों पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन के नजर से देखें हम, क्योंकि पूरा रिडॉक्स को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो रिडॉक्स के नजर से देखें तो हमने देखा था बेटा जिंक वाले रॉड पर क्या हो रहा था, जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था वहां पे हो क्या रहा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर लॉस। वेरी गुड। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो मैं वहां पर जो चार्ज क्रिएट होगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा, मैं उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकता हूं बेटा? यस सर। वेरी गुड। और कॉपर पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, दैट इज रिडक्शन हो रहा था, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको मैं नाम दे दूंगा रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब इन इलेक्ट्रोड्स पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। इसी तरह से मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को भी दो नाम दे सकता हूं, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको मैं नाम दूंगा एनोड, और जिस पर रिडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को मैं नाम दूंगा कैथोड। इज दैट क्लियर? यस सर।
तो इलेक्ट्रोड क्या होता है समझ में आ गया, लेकिन इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं हम इसको भी नोट कर लेते हैं। इस पार्ट को बेटा इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. वेरी गुड। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोड सब दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एनोड और दूसरे को हम बोलते हैं कैथोड। एनोड हम तब बोलते हैं द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स। क्या होता है बेटा? Oxidation. occurs is called एनोड। ये पूरा डिटेल में इसलिए भी लिखवा रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है सब्जेक्टिव, तो थोड़ा सा आप लिख के चलो नोट्स बनाकर। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, द इलेक्ट्रोड एट विच, बस ऑक्सीडेशन की जगह पर आप चेंज कर दें रिडक्शन। क्या होता है बेटा? रिडक्शन अकर्स, तो उसको बोलेंगे हम क्या? इज कॉल्ड कैथोड। इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. वेरी गुड। अब जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इन डेनियल सेल, जो हमने एग्जाम्पल लिया था प्रोसेस को समझने के लिए, जो डेनियल ने बनाया था, इस सेल में जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड या कैथोड? और कॉपर इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? वहां पर क्या हो रहा था? Cathode. वेरी गुड, तो उसको हम बोलेंगे कैथोड। लेकिन अभी आपने वर्किंग में एक चीज और समझी कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा बेटा? वहां पर चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन वो चार्ज कैसा क्रिएट होगा, ये डिपेंड इस बात पर करेगा कि वो इलेक्ट्रिकल सेल है वो कैसा है। मतलब उसमें, उस सेल में हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं या इलेक्ट्रिकल से हम वहां पे क्या कर रहे हैं? केमिकल बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें चार्ज कैसा होगा। तो इसको कई बार बच्चे रट लेते हैं कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे मत रटना, गलत हो जाएगा बेटा। व्हाट इज एनोड? वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, बस यही 100% करेक्ट डेफिनेशन है। व्हाट इज कैथोड? वो इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। चार्जेस के अकॉर्डिंग आप एनोड और कैथोड नहीं बोलोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और हम ये दोनों एग्जांपल आगे लेके चलेंगे। आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो दो तरह के थे, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक में चार्जेस अलग होंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक में चार्जेस अलग होंगे, लेकिन प्रोसेस दोनों में सेम हो रही होगी। एनोड पर दोनों में ही ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर दोनों में ही रिडक्शन होगा। इसलिए आप इसकी डेफिनेशन एनोड और कैथोड की प्रोसेस के अकॉर्डिंग याद रखें, ना कि चार्ज के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. वेरी Yes. हाँ, अब इलेक्ट्रोड तो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोड के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पर, जो मैंने बार बार कह रहा हूं पोटेंशियल, पोटेंशियल दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो क्या है बेटा? लिखें आगे। Yes, sir. वेरी गुड। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि कई बार वो केवल जो रॉड होती है ना, जो सॉलिड पार्ट, उसको भी इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। जहां वो दोनों मिल रहे होते हैं हम उसको उनका इंटरफेस बोल देते हैं। ऐसा भी आप बोल सकते हो। आपको याद होगा मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में, कॉर्डल सॉल्यूशन में ये बात आपको पढ़ाई थी कि इंटरफेस को हम हाइफन या स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। बस हमने यहाँ पे स्लैश के साथ में क्या ले लिया है?
vertical line. Is that clear? Yes, sir. Very good. तो हम यहाँ पर एक चीज फिर निकले जा रहे हैं, आप लिखें यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जब भी किसी सबस्टेंस की ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म को हम एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं कांटेक्ट में, तो उन पर चार्ज क्रिएट होता है, इतना कंफर्म है। चार्ज क्रिएट का मतलब ये हो गया कि उन पर या तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा या गेन होगा, एक दूसरे से ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से उस रॉड पर चार्ज आ जाएगा। ओके बेटा? यस सर। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, बस ये समझना ध्यान से। मैं जिंक का ही एग्जांपल लूंगा। जब मैं जिंक सॉलिड को जिंक आयनों के एक्वस सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में रखूंगा, तो इनमें इन दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्विलिब्रियम आएगा, या हर इसका सेटअप एक इक्विलिब्रियम होता है। और आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ओके बेटा? तो आप ये लिख सकते हो फॉर दिस इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ Zn2 आयंस। आपको याद है मैंने इसको एक्टिविटी कहा था, हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस में एक्टिविटी को कंसंट्रेशन बोल देते हैं, लेकिन अब वो अलग बात है, हम यूज क्या कर रहे हैं, पर बोलेंगे हम इसको एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? यस सर। और सॉलिड्स की एक्टिविटी हमने 1 ली थी, याद आ रहा है बेटा आपको? यस सर। वेरी यस सर। और ये क्या होता है? ये एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर रखा एक एक्वस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का, और जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से इसके अंदर आ गए Zn2+ आयंस और सल्फेट आयंस। इसमें मैंने घोला है जिंक सल्फेट एक्वस, और यहां से इसके अंदर पहुंचे Zn2+ आयंस एक्वस। मैंने इसके अंदर रखी एक जिंक की रॉड, ध्यान से समझना आप लोग, ये जिंक रॉड है। अब जब जिंक और जिंक आयन कांटेक्ट में आएंगे बेटा जी, तो ये आप लोग समझदार हो कि जिंक और जिंक आयन कांटेक्ट में आने का मतलब है कि ये एक इक्विलिब्रियम सेट करेंगे, क्योंकि इस टेम्परेचर पर इनका एक कांस्टेंट होता है। अगर मान लो इस समय इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए जिंक के रेस्पेक्ट में, वो वहां पर उतनी नहीं है, तो क्या होगा? तो उस केस में इक्विलिब्रियम सेटअप के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, तब तक जब तक के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर वैल्यू ना आ जाए। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज मिस की हुई है, हम उस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे आपके समझाने के लिए कि आप लोग इस चीज को ना भूलें, और वो ये है कि हम यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो घूमते रहेंगे उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटी क्यों नहीं ली? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, उस पे पावर। ओके बेटा? तो Yes, sir. इस सॉल्यूशन को जब मैंने रखा जिंक सल्फेट का, जब मैंने जिंक की रॉड डिप की, तो उस समय इलेक्ट्रॉन तो थे ही नहीं ना जिंक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अलग से तो नहीं थे, और ना ही इस कॉपर में। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो आपका वो चार्ज जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए हमें, वो इसके अंदर नहीं होगा। तो ये सेटअप करने के लिए कुछ जिंकों, जो जिंक आयंस हैं या जिंक एटम्स हैं, उन्हें जिंक आयन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। Yes, sir.
और जब जिंक के एटम जिंक आयन में कन्वर्ट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन तो इस रॉड पर ही रह जाएंगे जिसपे चार्ज आएगा, वो इस सॉल्यूशन में आने के बजाय तो रॉड पे ही रह जाएंगे भाई, सॉल्यूशन में कैसे घुले, कैसे डिजोल्व हो। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ना होकर के हम इसको एक ना मान के कुछ बुक्स वाले नोट कर देते हैं, इसलिए आपको बताया है। हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं और सुंदर तरीके से कि यहाँ पे इसके साथ में इक्विलिब्रियम में चार्ज भी होता है। अब ई माइनस नहीं, हम यहाँ पे ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? चार्ज। हमने क्या लेके चलेंगे अब यहाँ पे हम? प्लस चार्ज। ओके, ये इलेक्ट्रॉन जो इस पर रह गए, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पूरी जिंक रॉड जो है वो तो कंडक्टर है, और कंडक्टर में चार्ज सरफेस पर इकट्ठा होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा। यस सर। तो इस रॉड पर, पूरी रॉड पर नेगेटिव चार्ज इक्वली आ जाएगा, वो तो पूरे सरफेस पे डिवाइड हो जाना है। तो मैं यहाँ पर वो चार्ज बना रहा हूं, अब ध्यान से देखना। ये यहाँ पर इस रॉड पर आ गया नेगेटिव चार्ज। चार्ज इस रॉड पर है, तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। अब Yes, मेरे sir. बेटा इस सॉल्यूशन के अंदर इस रॉड पर जब नेगेटिव चार्ज आया है तो इसके अंदर जो घुले हुए जिंक आयन्स हैं, क्या वे जिंक आयन इसके चारों तरफ इकट्ठा नहीं होंगे सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन से बाहर तो नहीं आ सकते, यहाँ तो नहीं आ सकते, बट सॉल्यूशन के अंदर तो जिंक आयन्स आ ही सकते हैं ना। Yes, sir. वो अलग बात है, घूमते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और जब ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे तो ये जो लेयर है, जो मैंने आपको अभी पहले चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री क्यों पढ़ाया था, समझ में आ गया होगा आपके कि यहाँ पर ये जो लेयर बनी, इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज्ड लेयर। डिफ्यूज्ड लेयर क्यों बोलेंगे या डिस्पर्स्ड लेयर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये घूम रही है। और ये जो रॉड पे चार्ज आया है, चार्ज की ये जो लेयर बनी है अंदर रेड जो मैंने मार्क से बनाए हैं, ये जो लेयर है चार्ज की, ये बेटा फिक्स्ड लेयर है, ये तो मेटल पर है, ये तो घूमेगी नहीं, रॉड पर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में नेगेटिव लेयर की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो इस रॉड पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। एम आई राइट? क्या क्रिएट होगा बेटा? नेगेटिव पोटेंशियल। वेरी गुड। और जो डिफ्यूज्ड लेयर है, इसकी वजह से यहाँ पे इस लेयर का पोटेंशियल होगा, वो होगा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। इन दोनों पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनी है उसका जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड। वेरी गुड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? Yes, sir. सर इसका मतलब अगर मैं इसका फिजिकल मीनिंग समझूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सबस्टेंस के द्वारा जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज करने की या जिंक आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को शो करता है। एक चीज तो होगी, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी। फॉरवर्ड हो रही है दैट इज जिंक लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और बैकवर्ड हो रही है इसका मतलब जिंक आयन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग ये है कि किसी भी सबस्टेंस की इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी को, कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये भी कंफर्म है कि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है या किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसकी नेचर पर भी डिपेंड करेगा।
इसका मतलब ये एक रेफरेंस क्वांटिटी है। हम डायरेक्टली किसी भी एक सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं नाप सकते। मैं केवल जिंक लेकर के जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता होगा इससे किससे इलेक्ट्रॉन मिले या इसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, वो कैसा था। ओके बेटा? Yes, sir. बात समझ में आ गई? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो जिंक की तरह इलेक्ट्रॉन जो लोग देते हैं, ऐसे हम अपनी तरफ से ज्ञान दे रहे हैं, बट वो डिपेंड करता है सामने वाले पर जो ले रहे हैं, मतलब आप लोगों पर। और आप लोगों पर भी इस बात का डिपेंड होता है कि वो नॉलेज कितनी ट्रांसफर होगी आप तक। ये आप पर भी डिपेंड करेगा, सिर्फ मेरे पर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसको हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल कह रहे हैं, इसकी वैल्यू उस इलेक्ट्रोड पर एज वेल एज जिसके रेफरेंस में हमने इसको लिया है, जिसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम शो कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगी। इसका मतलब मैं डायरेक्ट किसी भी एक इलेक्ट्रोड का, डायरेक्ट मींस इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का, बिना कोई रेफरेंस सब्सटेंस लिए मैं मेजर नहीं कर सकता। मतलब अगर मेरे सामने स्टूडेंट्स नहीं हो, दूसरा एक रेफरेंस पॉइंट हटा दो, आप कोई नॉलेज लेने वाला हो ही नहीं, तो मेरे अकेले कमरे में चिल्लाते रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गई? तो यहाँ पर हम यही दो बातें लिखेंगे, एक इसका फिजिकल मीनिंग लिखेंगे, दूसरी इसकी डेफिनेशन जो केमिकली हमने लिखी इसे लिखेंगे, और इसके बाद हम ये भी लिखेंगे कि हम इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते वो क्लियर हो गया आपके सामने? Yes, sir. वेरी गुड। अब अपने कन्वीनियंस के लिए हम कुछ बातें और यहाँ पे लिख देते हैं आपके सामने कि हम अपने बुक्स में या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ते हैं, वो चीज भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि ये जो जिंक है, ये जिंक, ये रॉड, जिंक रॉड, इस जिंक रॉड को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड हमने पूरे को नहीं कहा, और जो हमने कहा था जिंक और जिंक आयनों का एक कपल, जो अभी पूरा दैट इज ए पूरा सिस्टम, मैं इसको एक उससे बंद कर देता हूं राउंड से। ये पूरा जो सिस्टम आपके सामने बन के आया, इस पूरी डिवाइस को, इसको हमने नाम दिया जिंक, जिंक 2+ हाफ सेल। क्या नाम दिया हमने इसको? हाफ सेल, मतलब आधा सेल हो गया ये, या रिडॉक्स कपल इसको बोल दिया। जो हमने कहा स्टार्टिंग में रिडॉक्स कपल या इलेक्ट्रोड था, लेकिन अब हमने इनको डिवाइड कर दिया, रिडॉक्स कपल अलग लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोड अब हम केवल रॉड को नाम देंगे, रॉड को बोलेंगे बस। ओके बेटा? Yes, sir. हाँ, ये हम किसके लिए, जब हम बार बार बोलेंगे क्वेश्चंस में या थ्योरी में इलेक्ट्रोड पर ऐसा हुआ, इलेक्ट्रोड पर ऐसा हुआ, तो हमें हर बार रॉड बोलना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हमने उसको सिर्फ इलेक्ट्रोड ही बोल दिया। जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ उसकी बात होगी वो बहुत कम होती है, जब भी होगी तो उसको हम आपका हाफ सेल या रिडॉक्स कपल बोलेंगे। और जिस हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है रॉड पर, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जिस पर रिडक्शन होगा उसको हम बोल देंगे रिडक्शन हाफ सेल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसके कुछ पार्ट को इरेज करके, या चलो मैं पूरा इरेज कर देता हूं, लिखो आप लोग, इरेज कर दूं पूरा? Yes, sir. तो अब लिखो इसकी जो वापस से वही हेडिंग है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखे आप लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेरे साथ साथ आप लिखते रहना बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि सेशन का टाइम पूरा होने वाला है और अपना लास्ट है ये। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a substance may be defined as its capacity
टू लूज या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, इसकी कैपेसिटी को बताता है। लेकिन अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, हम उसको लिखेंगे। दूसरी डेफिनेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ सब्सटेंस इज kept in contact with aqueous solution of its ions, then it acquires a charge and an electrical double layer is developed. The potential difference of both layers of electrical double layer is called electrode potential of that electrode or substance. ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम? No, sir. वेरी गुड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो तरह का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपने देखा था जिंक पे ऑक्सीडेशन हुआ था, जिंक रोड पे कैसा चार्ज आया था, नेगेटिव। इसलिए कुछ लोग इसको नेगेटिव पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ओके बेटा, दूसरा है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कॉपर पे क्या चार्ज आया था यार रिडक्शन के टाइम पर, पॉजिटिव, इसलिए हम इसे पॉजिटिव पोटेंशियल भी बोल देते हैं। एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. No, sir. वेरी गुड। अब यहाँ पर आप स्पेशली एक बात ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूं, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर, और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लिखेंगे भी। मैं आपसे पूछूंगा बेटा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है, कैन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of an electrode can be measured directly explain। क्या हम नाप सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, एक्सप्लेन करो। नहीं नाप सकते हैं तो क्यों नहीं नाप सकते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। और मैं उसमें आपसे पूछूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर खुद ढूंढ के रखें एक बार। ओके बेटा? हो Okay, sir. Okay, sir. ओके बेटा, मैंने ये पूरा लेक्चर दोनों रिकॉर्ड किए हैं। मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग सही हुई से हुई है या नहीं हुई है। अगर होती है तो मैं रिकॉर्डिंग भी ग्रुप पे वापस से डाल दूंगा, जिनको सुनना हो फिर सुन सकते हैं इसे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir. ओके बेटा,
बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. ओके बेटा, वेलकम। तो रिकॉर्डिंग सर कन्वर्ट होएंगी सर पहले सर बाद। मैं वही चेक करता हूँ अभी। यस सर, एक तो होगी होगी पहली बार।